Good afternoon, friends. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about structures of data and Simon's model for decision making of subject DSS of B8 and CSE. हम जो भी स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सब्जेक्ट का, और ये सब्जेक्ट B8 एंड CSE के है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा सिमिलरली 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की यदि हम बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो एक फैक्ट टेबल से रिफर करता है, जिसमें कि फैक्ट टेबल दैट नो आइडेंटिबल स्ट्रक्चर विद इन this kind of data is available. Unstructured data is also described as data that cannot be stored in rows and columns in a relational database. मने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उसको कि हम एक डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ डेटा जो कि स्टोर्ड नहीं होते हैं रोज या कॉलम्स में किसी भी एक रिलेशनल डेटाबेस में। मने कि इसको हम एक काइंड ऑफ डेटा जो कि हमारे पास अवेलेबल रहते डेटा उसके एक काइंड ऑफ में भी ले सकते हैं, और ये जो डेटा जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं वो कभी भी रोज एंड कॉलम्स में स्टोर नहीं होते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है। देन यदि हम बात करें स्टोरिंग डेटा इन एन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म विदाउट एनी डिनाइड डेटा स्कीमा is a common way of information. An example of unstructured data is document that is achieved in a folder. Archived folder में जो documents रहते हैं means कोई भी उनका कोई structure नहीं रहता है, और जो भी हमारा storing रहता है डेटा वो एक बहुत common way में जो डेटा store रहता है, और हमको उसमें कोई भी अच्छे से एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे कि आप मान सकते हैं कोई भी एक नॉर्मल फॉर्मेट में आपका एक डेटा स्टोर है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, जो कि कोई एक स्ट्रक्चर में नहीं रहता है। देन यदि हम बात करें फुल्ली स्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो फुल्ली स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो जो फॉलो करता है प्रिडिक्ट स्कीमा को। एन इंस्टेंस ऑफ सच अ स्कीमा इज सम दैट कन्फर्म्स दैट स्पेसिफिकेशन। मनी कोई डेटा जो कि कन्फर्म्स करता है स्पेसिफिकेशन। यदि हम एग्जांपल करें फुल्ली स्ट्रक्चर्ड डेटा का, तो एक हम रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स को ले सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो वो रिलेशनल डेटाबेस के रोज एंड कॉलम्स में सेव नहीं होते थे। वहीं हम बात करें यदि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की, तो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो रहता है वो फुल्ली जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, जिसमें कि जो पूरा एक प्रॉपर एक डेटाबेस में सेव रहता है। डिजाइनिंग अ डेटाबेस स्कीमा इज एन इलैबोरेट प्रोसेस। माने कि जो हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं उसको हम इलैबोरेट करके यदि हम समझाते हैं, because an schema has to be designed before the content is created and the database is populated. The schema denied that defines the type of structure of data and its relation. मैंने स्कीमा क्या डिफाइंस करता है, उसका जो स्ट्रक्चर का कैसा टाइप है, उसमें किस टाइप के डेटा और रिलेशन स्टोर्ड है, ये चीज़ों को वो वहाँ पे समझाता है। और जो भी हमारा डेटाबेस है वो डेटाबेस कैसे पॉपुलेट होता है और कैसे वो डिमांड में रहता है, वो सारी चीज़ें जो है हमारी फुल्ली स्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है, जिसमें कि हम हमारे जो डेटा रहता है उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करके समझाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारा जो डेटाबेस का स्कीमा रहता है वो डिज़ाइन होता है, जिसके के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। दैट यदि हम थर्ड बात करें सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा दो डेटा के टाइप्स देखे, एक था अनस्ट्रक्चर, एक था फुल्ली स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में वो किसी भी डेटाबेस में सेव नहीं होता था, वेयर एज यदि हम बात करें फुल्ली स्ट्रक्चर की, तो वो जो है डेटाबेस में सेव होता है
एक प्रॉपर किसी एलेबरेट करके अच्छे से डिज़ाइन करके वो सेव होता है। देन यदि हम बात करें सेमी स्ट्रक्चर डेटा की, सेमी स्ट्रक्चर जो डेटा है वो उसको यदि हम ऑफन एक्सप्लेन करें तो सेमी स्ट्रक्चर जो डेटा रहता है वो स्कीमा लेस और सेल्फ डिस्क्राइबिंग, माने लेस स्कीमा या फिर सेल्फ डिस्क्राइबिंग का जो स्कीमा रहता है उस चीज पे वो यूज होता है। टर्म्स दैट इंडिकेट दैट देयर इज नो सेपरेट डिस्क्रिप्शन, माने कि जो टर्म्स रहते हैं यदि हम उसको डिस्क्राइब करें तो कोई सेपरेट उसके डिस्क्रिप्शन नहीं रहते ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ और डेटा, माने जो डेटा का जो स्ट्रक्चर या फिर जो उसका टाइप है उसमें कोई भी सेपरेट जो है डिस्क्रिप्शन नहीं रहते हैं। सेमी स्ट्रक्चर डेटा डज नॉट रिक्वायर्ड स्कीमा डेफिनेशन, माने सेमी स्ट्रक्चर जो डेटा रहता है वो किसी भी स्कीमा के डेफिनेशन उसमें नहीं रिक्वायरमेंट रहता है। दिस डज नॉट मीन that the definition of schema is not possible. It is rather optional, माने कि जैसे हम फुल्ली स्ट्रक्चर डेटा में प्रॉपर हमारा जो स्कीमा रहता था उसका डेफिनेशन रहता था या डिजाइनिंग रहती थी, वैसे हम इसमें नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनल है, माने यदि हम रखना चाहे तो रख सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ती किसी भी स्कीमा के डेफिनेशन की, इसलिए हम उस चीज को नहीं रखते। The instance do also exist in the case that the schema changes. Furthermore, a schema can also be defined according to already exist instance. माने जो स्कीमा में ऑलरेडी एग्जिस्ट है हम उन चीजों को भी वैसे आपको समझा सकते हैं। The types of semi-structured data may be a part of a data and it is also possible that data instance have more than one type, या तो एक से ज्यादा टाइप के उसमें डेटा रहे, ये भी चीजें वहां पे पॉसिबल हो सकती है। देन यदि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यदि हमारे स्ट्रक्चर डिसीजन की हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसके जो गोल्स रहते हैं वो डिफाइंड रहते हैं, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन रहता है वो या तो ऑब्टेन हो जाता है या फिर वो इजिली मैनेज हो जाता है, और जो वो एक वेल डिफाइंड कंस्टेंट या प्रोसीजर जो कि हमको पता रहता है वैसे में वो चीजें अपीयर होती है। देन यदि हम अन्य कैरेक्टरिस्टिक करें अन्य स्ट्रक्चर डेटा की, तो जो इसके आउटकम्स रहते हैं वो अनसर्टेन रहते हैं, हमेशा सर्टेन आउटकम्स इसमें नहीं आते हैं, और ये जो यूनिक कंस्टेंट है उसमें अपीयर होता है, जैसे कि एक वेल डिफाइंड कंस्टेंट में अपीयर हो रहा था, ये यूनिक कंस्टेंट में अपीयर होता है। दिस रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स दैट आर हार्ड टू एक्सेस, माने कि इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस हमको चाहिए रहते हैं वो बहुत हार्ड रहता है एक्सेस करने के लिए। तो हमने अभी देखा कि अनस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा कैसे यूज करते, कैसे हम उस पर वर्क करते। अब हम बात करते हैं सिमोन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग की, कि सिमोन्स मॉडल्स क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सिमोन्स मॉडल के 3 फेसेस होते हैं, इंटेलिजेंट, डिजाइन एंड चॉइस, माने एक मॉडल जो इंटेलिजेंस भी हो, जो डिजाइन में भी अच्छा हो और जिसका में चॉइस करने की भी कैपेसिटी हो। The process can be shown by the following diagram. The outcome of the intelligent phase is a problem statement. Outcome of this design phase is an alternative solution and outcome of this choice phase is selected solution. माने कि जो इसके डिजाइन फेस रहते हैं वो हमारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में आते हैं और जो चॉइस फेस रहता है वो हमारे सिलेक्टेड सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे हम बात करें इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस प्रोसेस के बाद हम जाते हैं डिजाइन प्रोसेस में और डिजाइन प्रोसेस के बाद हम जाते हैं चॉइस प्रोसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इंटेलिजेंस प्रोसेस में जाते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम रहता है हम उसको स्टेट करते हैं कि वो किस टाइप का प्रॉब्लम है। उसके बाद जब हम डिजाइन फेज में जाते हैं तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स है, मैंने बेस्ट जो अल्टरनेटिव्स है मान लीजिए अपन के जो प्रॉब्लम है उसके हमारे पास 6 अल्टरनेटिव्स है, हम वो 6 अल्टरनेटिव्स में उस चीज को डिजाइन करेंगे। उसके बाद डिजाइनिंग के बाद हम चॉइस में जाते हैं, मीन्स 6 अल्टरनेटिव में से कोई एक ही सॉल्यूशन बेस्ट होगा तो हम उस सॉल्यूशन में जाते हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद यदि वो सक्सेस में जाता है तो हम रियलिटी में जाते हैं और यदि वो फेल होता है
तो हम क्या जाते हैं, वापस इंटेलिजेंट में जाते हैं, कोई अगला प्रॉब्लम उसी प्रॉब्लम का कोई अगला अल्टरनेटिव, जैसे आपके पास 5 अल्टरनेटिव है, 5 अल्टरनेटिव में से आपने दूसरा अल्टरनेटिव देखा, उसको चूज किया, उसके बाद फिर से उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया, तो वो सक्सेस होगा तो फिर रियलिटी में जाएगा, और यदि वो फेलवर होगा तो वो फिर इंटेलिजेंस में जाएगा। इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज गोज ऑन अंटिल वी गेट अ सक्सेस सॉल्यूशन ऑफ द रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, अब आते हैं, हम बात करें फेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। 6 फेसेस है डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले फ्रेम दी प्रॉब्लम, मनी जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमको फ्रेम करना है। देन चूज ऑफ द प्यूपिल, मनी हमको सही प्यूपिल को चूज करना है। उसके बाद आपके पास कितने प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस को देखना है। उसके बाद आपके पास उसमें जो भी अल्टरनेटिव्स है, मान लीजिए आपके पास यदि आपने प्यूपिल का एक ग्रुप चूज किया है जिसमें 5 प्यूपिल है, तो 5 प्यूपिल लोग 5 अल्टरनेटिव्स देंगे, तो उसको हमको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के बाद उसमें हम वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उस चीज को हम एनालाइज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं, व्हाट आर यू डिसाइडिंग एंड व्हाई, हम क्यों क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो क्यों डिसाइड कर रहे हैं। व्हाट शुडंट बी डिसाइडिंग, माने कि यदि एक प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में क्या क्या चीज डिस्कशन कर रहे हैं और क्या क्या चीज नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज नॉट इन द बॉक्स इज इम्पोर्टेंट, माने क्या चीजें हम जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद राइट प्यूपिल, माने कि इफ यू आर अ सिंगर एक्टर एंड होल्ड ऑल दी डायरेक्टर देन इट इज वन इज इजी, माने कि यदि मान लीजिए आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और सही प्यूपिल्स नहीं है उसमें जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो उसके लिए आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। In other cases, you want to put some thoughts into declaring who needs to be involved in what steps of this decision. Too few or miss some, and you risk the problem or rework. Low adoption rate and poor buy-in. Too many, too much inclusion, and you invite the possibility of uncertainty, painful or drawn out decision process. माने कि जो हमारे पास मान लीजिए बहुत टू मैनी या फिर टू मच इंक्लूजन है, तो वो सारी चीज़ों में हम उसको पुट आउट करते हैं, और जो भी हमारे पास द बेस्ट आउटपुट आता है हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन से राइट ग्रुप ऑफ पीपल हमको लेना है, जिससे कि हमारा जो काम है वो काम सही से हो। देन थर्ड आता है राइट प्रोसेस, माने कि हमारा जो प्रोसेस रहे वो सही रहे। ठीक है, विल यू फ्लिप अ कॉइन, थ्रो डार्ट्स, check with your boss, make decision tables, use decision trees and bubble chart. Build a decision doesn't have to be time consuming, माने कि ऐसे डिसीजन लो जो कि टाइम कंज्यूमिंग ना रहे। उस सिचुएशन के बारे में आप डिपेंड रहो किसी के, माने जो भी हमारे पास सिचुएशन है उसके किसी डिसीजन लो आप प्रॉपर, जिसके ऊपर आप डिपेंड रहो, उस डिसीजन के ऊपर आप उस डिसीजन को वेल सेटिस्फाई तरीके से आप उस डिसीजन को लो। मेकिंग अ हाई क्वालिटी डिसीजन डज नॉट हैव टू बी टाइम कंज्यूमिंग। इन सम केसेस द बेस्ट प्रोसेस माइट जस्ट टू coin toss and relaying some rules of thumb. In other cases the only way to work in decision is really work and it will take time. मैंने कई बार क्या होता है, हम जो डिसीजन लेते हैं कई बार वो इजीली वो सॉल्व हो जाता है एंड कई बार वो टाइम कंज्यूम्स कर लेता है, तो हमको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी रहती है। देन वर्क, मैंने जो हमारे पास एक कंप्लीट सेट्स रहना चाहिए, मैंने कि यदि मान लीजिए आपने किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिसीजन लिए तो आपके पास 2-3 सेट्स ऑफ अल्टरनेटिव रहने चाहिए, जिसके के थ्रू क्या है, यदि आप एक चीज काम ना करे तो दूसरा चीज पक्का काम करके आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो इसीलिए आपके पास क्या है कि सेट्स ऑफ कंप्लीट अल्टरनेटिव्स आपके पास रहना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने चीजों को सेट कर सकें। देन हम बात करें यदि
वैल्यू अगेंस्ट व्हाट ट्रेड ऑफ वैल्यू डिफेंड्स योर प्रेफरेंस अमंग अल्टरनेटिव, माने कि आपके पास जो भी अल्टरनेटिव है आप उसको चीज को प्रेफरेंस देके आप उस चीज के बीच में बेस्ट अल्टरनेटिव पार्ट सेलेक्ट करें। फॉर ईच डिसीजन पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग अदर्स यू नीड टू मेक योर डेफिनेशन और वैल्यू विजिबल क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, माने आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको आप उसके डेफिनेशन और उसके जो वैल्यू को आप विजिबल रखें, क्लियर रखें और डिस्टिंक्ट रखें। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ ईच अल्टरनेटिव, मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि आपके जितने भी अल्टरनेटिव्स है आपको उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब कर ले। गुड डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स नॉलेज ओनली नोइंग द फैक्ट्स बट अंडरस्टैंडिंग द लिमिट ऑफ योर नॉलेज, मैंने कि सिर्फ फैक्ट्स को ही ना जाने, उसके बारे में जितना भी आपके पास एक पॉइंट के ऊपर जितना भी नॉलेज है आप वो सारी नॉलेज को आपके पास रखें। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप कैसे, जिसके के थ्रू आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और कितने आपके टाइप्स रहते हैं डिसीजन लेने के, आप ये यहाँ से इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के सिमोन्स मॉडल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके के थ्रू हम अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी डिसीजन मेकिंग के टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। DSS के जो भी हमारे टाइप्स रहेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।